8 के कंप्लीट नोट्स को। इसका मतलब यह है कि आप इस वीडियो में कक्षा 8 के जो हमारा नागरिक शास्त्र है उसके सभी चैप्टर के कंप्लीट नोट्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सभी को आज जानेंगे। और इससे पहले पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्लास 8 के सिविक्स को मैंने पहले ही कई भागों में, कई वीडियो में पहले ही बांटकर पढ़ा दिया है। तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पहले उसे ज़रूर देखें। तो आप जानते हैं जो सबसे पहला चैप्टर है वो है हमारा या फिर भारतीय संविधान। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है कि 1990 में बना नेपाल का जो पिछला संविधान है, इस सिद्धांत पर आधारित था कि शासन की जो सर्वोच्च सत्ता है वो राजा के पास रहेगी और 2006 में राजा की सत्ता जो थी वो खत्म कर दी गई। तो जो ज़रूरी जानकारी है वो नेपाल के बारे में है कि किस तरह से राजतंत्र पे गणतंत्र की स्थापना होती है। अब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है वो भारतीय संविधान के जनक हैं, उन्हें जनक कहा जाता है। अब भारतीय संविधान है उसका मुख्य लक्षण क्या है, तो संघवाद है ना, और इसमें संघवाद को 3 स्तर में बांटा गया है। तो देश में एक से ज़्यादा स्तर की जो सरकार होती है, समझे, तो उसे संघवाद कहा गया है। जो प्रथम स्तर है वो केंद्र स्तर का होता है और द्वितीय स्तर राज्य स्तर का होता है और तृतीय स्तर पंचायती राज व्यवस्था। तो आप समझ सकते हैं कि शासन को चलाने के लिए कई भागों में इसे बांटा गया है। जो सबसे फर्स्ट स्थान है, जो सबसे पहला स्तर है वो केंद्र, फिर राज्य और फिर पंचायती या फिर गांव मोहल्ला, ये सभी आते हैं। और नेक्स्ट है संसदीय शासन पद्धति। इसमें सरकार के सभी स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव लोग खुद करते हैं, तो इसे हम संसदीय शासन पद्धति कहते हैं। अब शक्तियों का बंटवारा कैसे होता है, तो देखिए शक्तियों का बंटवारा भी हम कह सकते हैं कि 3 अंग है, इसके 3 भागों में बांटा गया है और वो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो विधायिका में जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जैसे हम चुनते हैं, विधायिका से आप समझ सकते हैं विधायक से। जो कार्यपालिका है ऐसे लोगों का समूह है जो कानून को लागू करने, शासन चलाने का काम देखते हैं। जो तीसरा है वह है न्यायालयों की व्यवस्था को न्यायपालिका कहा जाता है। तो ये जो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये शक्तियों का बंटवारा है और कह सकते हैं कि राज्य के 3 अंग हैं और संसद के 3 संघवाद के 3 स्तर है। ठीक है, शासन चलाने के 3 स्तर है। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। तो इसे भारत की आत्मा कहा गया है और सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। और आप जानते हैं मौलिक अधिकार हमारे 6 है और सबसे पहले आता है समानता का अधिकार। तो समानता में है कि धर्म, जाति, लिंग, खेल के मैदान, होटल, दुकान, सार्वजनिक स्थान, इन सभी पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। तो भाषण में आप भाषण दे सकते हैं, देश के किसी भाग पर आपको आने जाने में कोई पाबंदी नहीं है, रहने के लिए, कोई व्यवसाय को अपनाने के लिए आपको स्वतंत्रता है, ये आपके अधिकार है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसमें मानव व्यापार या फिर जबरिया जो श्रम मजदूरी कराया जाता है या फिर 14 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे होते हैं उनके साथ जो काम करवाए जाते हैं, बेरोजगारी जब होने पर उन्हें काम का बहाना करके रखा जाता है, तो ये सभी शोषण के विरुद्ध आते हैं और इसके खिलाफ आप न्यायालय में जा सकते हैं। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता। तो आप जानते हैं आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उनके अनुसार चल सकते हैं, आपको ये अधिकार है। फिर है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। तो सभी अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो संस्कृति की रक्षा के लिए, विकास के लिए शैक्षणिक संस्थान
ये सभी को आप खोल सकते हैं। शिक्षा का अधिकार आपको है। तो ये सभी हमारे सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसके तहत आप इनमें से किसी के भी उल्लंघन होने पर, किसी के द्वारा हनन होने पर आप न्यायालय के शरण में जा सकते हैं। फिर है धर्मनिरपेक्षता। तो इसमें राज्य जो है वो अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता। फिर है कि फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बना कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी जैसे कि इस्लामी बुर्का हो गया, यहूदी टोपी, बड़े बड़े ईसाई जो क्रॉस होते हैं, लॉकेट होते हैं, जैसे धार्मिक चिन्हों को या फिर राजनीतिक चिन्ह प्रतीकों की जो धारणा है उसे धारण करके स्कूल नहीं आएगा। तो इस तरह से 2004 में फरवरी में स्कूलों में ऐसे कानून बने। नेक्स्ट है हमारा 2004 के आम चुनाव में पहली बार पूरे देश में ईवी कह सकते हैं ईवीएम, आप जानते हैं वोटिंग मशीन जो है, ईवीएम का इस्तेमाल किया गया और इसमें 1,50,000 पेड़ों की रक्षा हुई। क्योंकि आप जानते हैं कि इससे पहले जब हम वोट देते थे तो वो कागज़ पर कह सकते हैं कि मुहर लगाकर किया करते थे, लेकिन 2004 में ईवीएम मशीन के आने के कारण पेड़ों की रक्षा हुई। मतपत्रों की छपाई में 8,000 टन कागज़ बनाना पड़ता था। देखिए नेक्स्ट है कि भारतीय संसद देश का सर्वोच्च कानूनी निर्मात्री संस्था है और इसके 2 सदन हैं। ठीक है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो आप इन सभी में कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे है। तो 3 अंग है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, और कह सकते हैं कि संघवाद में 3 स्तर है। मतलब शासन को चलाने के लिए 3 स्तर में बांटा गया है, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और पंचायती राज व्यवस्था स्तर। और यहाँ पर है कि संसद के 2 सदन है, राज्यसभा, लोकसभा। राज्यसभा कह सकते हैं कि इनसे ऊंचा रखा गया है, पहले रखा गया है। इसमें 245 सदस्य आते हैं और इसके अध्यक्ष कह सकते हैं सभापति होते हैं, और देश के उपराष्ट्रपति इसके सभापति होते हैं, और राष्ट्रपति के द्वारा ही 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो 233 कह सकते हैं कि होते हैं और 12 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत या फिर चुनाव होता है। नेक्स्ट है लोकसभा। तो इसमें 545 सदस्य होते हैं और सभापति होता है 545 सदस्य होते हैं और इसका अध्यक्ष होता है वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, और इसमें 2 सदस्य को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, संसद के 3 अंग है, और 2 सदन है, 2 सदन राज्यसभा, लोकसभा। 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो 3 अंग में एक राष्ट्रपति जुड़ जाते हैं। लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए लोकसभा में, ताकि उसे बहुमत हासिल हो सके। देखिए, किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। नेक्स्ट है प्रश्नकाल। तो ये प्रश्नकाल क्या होता है? तो संसद के सत्र काल में सबसे पहले प्रश्नकाल ही होता है और इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसमें संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। देखिए, 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून बना। इसमें बेटे, बेटियां और साथ में उनकी मां तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिल सकता है। ये कानून कब बना? तो 2005 में। और घरेलू हिंसा, ये 2006 का महिला सुरक्षा कानून लागू किया गया। तो सबसे पहले 2005 में आपको संपत्ति का हिस्सा मिलता है, बेटियों को, माँ को, और 2006 में घरेलू हिंसा पर
कानून बनता है। तो इसमें क्या है कि महिलाएं जो है वो शारीरिक मारपीट, भावनात्मक, मानसिक के कारण जो नुकसान होते हैं उससे निजात इस कानून के तहत उन्हें मिलती है। फिर चलिए हम अपने न्यायालय को जान लेते हैं कि उसे किस तरह से बांटा गया है। तो 26 जनवरी आप जानते हैं 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई और इसे 3 भागों में बांटा गया। तो जो सबसे पहले निचला स्तर से हम जानते हैं वो आता है जिला अदालत या निचली अदालत। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय। इसमें हमारी न्यायपालिका की संरचना का एक यह पिरामिड आपको दिखाया गया है, समझ में आएगा। तो सबसे पहले जिला अदालत जो जिले में होता है, उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, फिर आता है सर्वोच्च न्यायालय जो कि सिर्फ एक है और वो है दिल्ली में। तो देखिए निचले स्तर पर हम इसे डिटेल्स में जानते हैं कि निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत होता है। लोगों का जो सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उसे अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय या फिर निचली अदालत इसे कहा जाता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश भी होता है। देखिए प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है और यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। आप समझ सकते हैं कि जो राजधानी में होता है ना। उच्च न्यायालय से भी ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय से भी ऊपर आता है सर्वोच्च न्यायालय और यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, दिल्ली में स्थित है। और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले जो होते हैं उसे देश के बाकी सारी अदालतों को मानने होते हैं। जिससे क्या होता है कि आप जिला अदालत में गए और आपको संतुष्टि नहीं मिली, आपको ऐसा लगता है कि न्याय नहीं हुआ, तो आप उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। फिर अगर वहाँ भी आपको लगता है कि अच्छी तरह से आपको इंसाफ नहीं मिला तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला होगा वो आपको अब मानना ही होगा और इसका जो फैसला होता है वो सर्वोच्च होता है। देखिए उच्च न्यायालय की स्थापना जो है वो सबसे पहले 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास में होती है और इसे देखिए ये जो 3 है बम्बई, मद्रास, कलकत्ता और ये प्रेसिडेंसी शहर भी थे, ठीक है। और क्या होता है कि आज देश में 21 उच्च न्यायालय है और इसकी संख्या बढ़ भी गई है क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है उसे अपडेट करना है। पंजाब और हरियाणा का एक साझा उच्च न्यायालय है और यह चंडीगढ़ में है। सातों जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहाँ पे गुवाहाटी में उच्च न्यायालय है। अब चलिए हम कुछ फौजदारी कानून और दीवानी कानून के बारे में भी जानते हैं कि इनके कार्य क्या है, ये क्यों अलग अलग है। देखिए ज़्यादातर हमारा जो ताल्लुक होता है फौजदारी को हम जानते हैं और इसमें चोरी, दहेज, हत्या, FIR ये सभी आते हैं और व्यक्ति के दोषी होने पर उसे जेल या जुर्माना भी इसी के तहत दिए जाते हैं। नेक्स्ट है दीवानी कानून। तो इसमें व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना, जैसे हमने जाना मौलिक अधिकारों के अवहेलना होने पर तो अब दीवानी कानून के तहत इसे रखा जाता है। साथ में ज़मीन की बिक्री, चीज़ों की खरीदारी, किराया और तलाक। देखिए यहाँ पर दहेज के केस होते हैं फौजदारी में, लेकिन तलाक के केस होते हैं दीवानी में। और दीवानी में क्या होता है, दीवानी कानून में मकान मालिक या फिर किराएदार के जो आपस में झगड़े होते हैं तो उसमें जो मुकदमा दायर किया जा सकता है। साथ में अदालत के तहत इसमें राहत की भी व्यवस्था इस कानून के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 21। तो इसमें यह कहा गया है कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल है और अदालत ने राज्य को आदेश दिया है कि वह दोपहर के भोजन की योजना, जिसे हम मिड डे मील जो कि स्कूल में मुहैया कराया जाता है, उसे मुहैया कराए। अनुच्छेद 21 के तहत इसे रखा गया है भोजन के अधिकार और इसमें आता है हमारा मिड डे मील।
नेक्स्ट है अनुच्छेद 22। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए बचाव करने का मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 22 में आता है। और संविधान के अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेवारी राज्य के ऊपर होती है जो कि गरीब हो, किसी वजह से वकील नहीं रख सकते। तो आप अनुच्छेद 21 और 22 को जरूर ध्यान से पढ़ें और इसे समझें। नेक्स्ट है ये FIR क्या होता है। हमने अभी पढ़ा FIR जो है फौजदारी कानून के तहत आता है। तो इसमें प्रभारी अधिकारी जो होते हैं वो FIR दर्ज करता है, वारदात का दिन, तारीख, समय, स्थान और अगर हो सके तो अपराधी के नाम, गवाह, ये सभी FIR में लिखे जाते हैं। शिकायत करने वाले को FIR की नकल जो है उसकी जो कह सकते हैं जो प्रतिलिपि है, कागज है, उसे मुफ्त पाने का कानूनन अधिकार भी होता है। नेक्स्ट है हाशियाकरण। तो देखिए जिसे किनारे पर या हाशिए पर ढकेल दिया जाता है, मतलब उसे उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता है उन व्यक्ति को, समुदाय को, क्योंकि उनकी भाषा, हमें ऐसा लगता है कि उनकी भाषा, उनकी सभ्यता, संस्कृति हमसे अलग है। तो ऐसे व्यक्ति को केंद्र में नहीं रखा जाता है, तो इसे हाशियाकरण कहते हैं। आदिवासियों को जनजाति भी कहा जाता है। सरकारी दस्तावेजों में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। और संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो 17 के अनुसार। दलित का मतलब होता है दबा कुचला हुआ। अब देखिए संविधान के अनुच्छेद 15, इसमें कहा गया है कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ आप धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, नहीं किया जाएगा। तो हमने अनुच्छेद 21 को जाना, 22 को जाना, ये अनुच्छेद 15 है और 17 के अनुसार छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। अब देखिए कबीर को आप जानते हैं, 15वीं सदी के कवि रहते हैं और भक्ति परंपरा से ये जुड़े थे। अब एक अधिनियम है 1989 जो है अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम। तो चलिए हम इसे जानते हैं कि ये क्या है। तो ऊंची जातियों के द्वारा किए जा रहे भेदभाव और हिंसा के विरोध में इस एक्ट को, मतलब अत्याचार निवारण के तहत शिकायत दर्ज और कानून का सहारा लिया जाता है। इसमें क्या है? तो इसमें है अखाद्य, मतलब जिसे खाया ना जा सके, अथवा गंदा पदार्थ पीने खाने के लिए विवश करना, मतलब ऊंची जातियों के द्वारा जो नीची जातियों का जो शोषण किया जाता है, यहाँ पर उसी का तात्पर्य है। व्यक्ति को नंगा करना, घुमाना, शरीर पर रंग लगाना, आप देखते हैं कालिख वगैरह उन्हें लगा दिया जाता है। फिर है अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के नाम पर जो जमीन रहती है उस पर कब्जा करना, उस पर खेती करना, अपने नाम पर स्थानांतरित करवा लेना, तो उसे इसके तहत सजा दी जाएगी। अनुसूचित जाति की किसी भी महिला को अपमानित करना, हमला करना, उसके साथ जोर जबरदस्ती करना, तो ये सभी 1989 एक्ट के तहत अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत आते हैं। ये सभी जुर्म है, इसके खिलाफ आप कर सकते हैं, न्यायालय में जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एक्ट 2006। वन अधिकार इसमें रखे गए हैं और वन एवं जैव विविधता है, इसके संरक्षण में वनवासियों के अधिकारों में ये एक्ट आता है। पोर्टो एलेग्रे ये क्या है? तो ब्राज़ील का एक शहर है, यहाँ पर शिशु मृत्यु दर बहुत ही कम है। नेक्स्ट है हमारा भोपाल गैस त्रासदी। तो देखिए ये 2 दिसंबर 1984 में भोपाल में त्रासदी होती है। यूनियन कार्बाइड संयंत्र से मिथाइल गैस, मिक गैस का रिसाव होता है, जिसके कारण काफ़ी लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और इसके दुष्परिणाम आज भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये फैक्ट्री के मालिकों की लापरवाही के कारण हुआ। सुरक्षा का जो
दायरा था उसे ध्यान में नहीं रखा गया, उसकी अवहेलना की गई मुनाफा कमाने के लिए, और मजदूरों के जान के साथ खिलवाड़ किया गया। नेक्स्ट हमारा 1998 के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि दिल्ली में डीजल से चलने वाली जो सभी सार्वजनिक वाहन है वो CNG ईंधन का इस्तेमाल करें ताकि प्रदूषण कम हो। और ये एक नेचुरल गैस है, ताकि प्रदूषण कम हो, विषैले गैस से लोगों को जान माल का खतरा ना हो। तो इस तरह से जो NCERT सिविक्स है कक्षा 8 के कंप्लीट नोट्स आज यहीं पर समाप्त होते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम कक्षा 9 के हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।